गिरते हैं समुंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समुंदर नहीं गिरता। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। 2024 में सत्ता में वापस आने की तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। आप देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है और अभी 3 दिन तक उदयपुर में बैठकों की बैठक यानी महाबैठक हुई। इसे नाम दिया गया नव संकल्प चिंतन शिविर। यानी इस शिविर में चिंतन तो होना ही था, उसके साथ नव संकल्प भी लेने का फैसला लिया गया। और जहां नव शब्द आ गया है तो ये तय मानिए कि पुराने के दिन पूरे हो गए। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस अब नए रूप रंग में नजर आएगी? क्या कांग्रेस की बागडोर अब नए हाथों में होगी? क्या कांग्रेस के पुराने बागियों की छुट्टी हो जाएगी और पार्टी के पास नए चेहरे होंगे? और इस सारे नएपन के साथ कांग्रेस 2 कार्यकाल पुरानी बीजेपी को सत्ता से क्या हटा देगी? इन सारे सवालों के जवाब अगले कुछ महीनों में मिल ही जाएंगे, क्योंकि इधर कांग्रेस का शिविर खत्म होगा और उधर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट जाएगी। वैसे बीजेपी तो बैठकें औपचारिकताओं के लिए ही करती है। उसे किस तरह चुनाव की तैयारी करनी है और कैसे संगठन चलाना है, यह सब पहले से तय होता है। कांग्रेस के बड़े नेता अपनी मनमानी करने और मनमाने बयान देने की छूट ले सकते हैं, इसीलिए वहां G23 जैसे समूह बन जाते हैं। जबकि बीजेपी में ऐसी कोई नौबत आने से पहले ही मार्गदर्शक मंडल में नेताओं को भेज दिया जाता है या फिर बड़े प्रेम से पद से इस्तीफा दिलवा दिया जाता है। बीजेपी की यह आंतरिक मजबूती या कहें कि अनुशासन उसको जीत का एक बड़ा कारण बनाता है। तो सवाल यह है दोस्तों कि क्या कांग्रेस भी ऐसे कठोर अनुशासन की मिसाल कायम कर पाएगी? अगर कांग्रेस भी सदस्यों पर यह सख्ती दिखलाएगी तो उसे चुनाव में फायदा मिलेगा या नुकसान, यह देखना भी दिलचस्प होगा। वैसे कांग्रेस अपने स्तर पर चाहे जितनी रणनीति बना ले, उसका मुकाबला उस बीजेपी से है जो ध्रुवीकरण की यानी पोलराइजेशन की राजनीति की उस्ताद है और इसी के भरोसे चुनाव जीतते आई है। अभी भी देश में जो माहौल बनाया जा रहा है वो बीजेपी की गुजरात और हिमाचल प्रदेश की तैयारी ही दिखला रहा है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि कांग्रेस इस नव संकल्प चिंतन शिविर से किस निष्कर्ष पर पहुंचती है और उसके कौन से संकल्प पूरे होंगे। इसके साथ ही देश में फिर खड़े हो रहे मंदिर मस्जिद विवाद को भी डिकोड किया जाएगा आज कि इसमें चुनावी लाभ बीजेपी कैसे लेगी। शुरुआत लेकिन करते हैं कांग्रेस के चिंतन शिविर से, जहां उम्मीदों के नए दिए जलाने की कोशिश सोनिया गांधी ने की है। 13 मई को कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर का आगाज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के उद्घाटन भाषण से हुआ। इस मौके पर सोनिया गांधी ने कहा कि संगठन में ढांचागत बदलावों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व परिस्थितियों का सामना अभूतपूर्व कदम उठाकर करना होगा। हम ये ही करने जा रहे हैं। हमें मिली नाकामियों से हम बेखबर नहीं हैं। सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं का आह्वान करते हुए और क्या कुछ कहा, आइए जरा सुनते हैं। हमारे लंबे और सुनहरे इतिहास में आज एक ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना होगा। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है। अब समय है कर्ज उतारने का। मैं समझती हूँ इससे आवश्यक और कुछ नहीं। तो साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि अपने विचार खोलकर रखें, मगर बाहर सिर्फ एक ही संदेश जाना चाहिए, संगठन की मजबूती, दृढ़ निश्चय और एकता का संदेश। यह निश्चय बरकरार रखना होगा। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोदी और उनके सहयोगियों ने पोलराइजेशन को सरकार में स्थायी बना लिया है। लोग डर और असुरक्षा के भाव से जी रहे हैं। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है जो हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। हमारे समाज के बहुलवाद को निशाना बनाया जा रहा है। राजनीतिक विरोधियों को डराया धमकाया जा रहा है।
जेल में डाला जा रहा है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोकतंत्र के सभी स्तंभों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जैसे हमारे नेताओं के योगदान, उपलब्धियों और त्याग को नकारा जा रहा है। वहीं महात्मा गांधी के हत्यारों और उनकी विचारधारा को महिमा मंडित किया जा रहा है। सोनिया गांधी की तरह ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ध्रुवीकरण की बीजेपी की राजनीति पर कहा कि भाजपा के लिए लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता। ऐसे फांसीवादी लोग धर्म का नाम लेकर सत्ता पर काबिज हो गए। उन्होंने सांप्रदायिक झड़पों की हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में शांति की अपील करने का नैतिक साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। उनके पास नैतिक साहस नहीं है। अशोक गहलोत ने कहा, हम काम करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते, लेकिन ये फांसीवादी लोग काम कुछ नहीं करते, सिर्फ प्रचार करते हैं। तो सोनिया गांधी और अशोक गहलोत ने पोलराइजेशन और फांसीवादी प्रवृत्ति पर जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन इसमें नया तो कुछ भी नहीं था। देश ही क्या, विदेश में भी लोग जानते हैं कि बीजेपी किस तरह भारत में राज कर रही है। इसीलिए तो कभी डिवाइडर इन चीफ जैसी हेडिंग किसी पत्रिका में लगती है, तो कभी कोई संस्था भारत में धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर बढ़ते खतरों की ओर आगाह करती है। कांग्रेस ने भी उन्हीं बातों और आरोपों को दोहराया है जो अक्सर संविधान के हिमायती और दक्षिणपंथी ताकतों के विरोधी कहते रहते हैं। जबकि कांग्रेस को यह बताना चाहिए था कि इस पोलराइजेशन और धर्म की राजनीति का जवाब वो किस तरह से दे सकती है और कैसे देश को बचा सकती है। देश में बहुलतावादी संस्कृति को बचाए रखने का कोई रोड मैप इस नवसंकल्प शिविर के जरिए कांग्रेस को देना चाहिए था, लेकिन नई योजनाओं की जगह कांग्रेस पुरानी बातों में ही उलझ रही है। ऐसे में इस चिंतन शिविर का हश्र क्या होता है ये देखना होगा। वैसे जब जब भी राजनीतिक उथल पुथल हुई है, तब तब कांग्रेस में ऐसे ही चिंतन शिविर होते रहे हैं और ऐसे चिंतन शिविर लगाकर कांग्रेस अपनी राह तलाशती रही है। 70 के दशक में जब समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण का वर्चस्व देश में लगातार बढ़ रहा था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि को दागदार बनाया जा रहा था, तब हालात संभालने के लिए कांग्रेस ने 1974 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चिंतन शिविर का आयोजन किया था। बुलंदशहर के नरौरा में आयोजित हुए इस चिंतन शिविर में पार्टी की अलग अलग कमेटियों ने इंदिरा गांधी पर हो रहे व्यक्तिगत राजनीतिक हमलों के ऊपर विचार विमर्श किया और एक खास रणनीति बनाई। हालांकि इसका असर नहीं हुआ और इंदिरा सरकार की लोकप्रियता गिरती गई, जबकि विपक्ष हावी होता गया। नतीजा ये रहा कि इंदिरा गांधी को देश में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी और 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली। ये कांग्रेस के लिए पहला बड़ा झटका था। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापसी की। उनकी हत्या के बाद राजीव गांधी ने कांग्रेस को संभाला। उस दौर में भी कांग्रेस के विरोधियों ने गांधी परिवार की छवि को दाग पहुंचाने की कोशिश की। राजीव गांधी सत्ता से बाहर हुए और जब उनकी जीत की उम्मीद बंधी तो उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन गांधी परिवार सत्ता से दूर रहा। राजीव गांधी की हत्या के 7 साल बाद गांधी परिवार की कांग्रेस में वापसी तब हुई जब सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। 1998 में पार्टी की दशा और दिशा पर चिंतन करने के लिए मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में शिविर का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस ने एकला चलो की नीति तय की। यानी तय हुआ कि चुनाव जीतने के लिए गठबंधन की जरूरत नहीं है, पार्टी अपने नेताओं के बल पर टिकी रहेगी। लेकिन 1998 और 99 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ गया। 1998 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 141 सीटें मिली, जबकि 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें ही मिली। कांग्रेस के सिमटते जनाधार में बीजेपी को पैर पसारने का मौका मिला। इसके बाद कांग्रेस ने समान विचारधारा वाली पार्टियों को साथ लिया, जिसमें आरजेडी और एनसीपी जैसी पार्टियां शामिल थीं। 2003 में हिमाचल प्रदेश के शिविर में कांग्रेस ने गठबंधन का फैसला लिया और 2004 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इस फैसले ने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में मदद की। 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन उसे कमजोर करने और बीजेपी को खड़ा करने की कौन सी रणनीति देश में बनती रही, इसकी खबर उसे नहीं मिली। 2014 के आम चुनाव से पहले 2013 में जयपुर में कांग्रेस ने चिंतन शिविर किया। इस शिविर में चुनाव और पार्टी में बदलाव से संबंधी तमाम बातें हुई, लेकिन 10 सालों की गलतियां और देश में उठती मोदी लहर पर कांग्रेस का ध्यान नहीं गया। परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस ने इतिहास की सबसे बड़ी हार दर्ज की। और एक बार फिर चुनावों से पहले कांग्रेस चिंतन के लिए उदयपुर पहुंच गई।
यह शिविर कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होता है ये तो आने वाला समय बताएगा, खासकर चुनावों में जो नतीजे आएंगे वो बताएंगे। लेकिन एक बात पर गौर करिए दोस्तों कि कांग्रेस इस तरह के शिविर तभी लगाती है जब या तो वो अंदरूनी तौर पर बहुत कमजोर महसूस करती है या फिर चुनावों में हार से कार्यकर्ता हतोत्साहित होते हैं। सत्ता के होते हुए भी कांग्रेस अगर अपनी आंतरिक संरचना और ढांचागत बदलाव पर ध्यान देती रहती तो शायद आज हालात कुछ और होते। वैसे भी जो इमारत जितनी पुरानी होती है उसे देखभाल की और रंग रोगन की उतनी ही ज्यादा जरूरत होती है। खैर, अब कांग्रेस चिंतन के लिए उदयपुर में जुटी हुई है। अब चिंतन शिविर खत्म हो चुकी है और उनसे जो उम्मीदें की जा सकती हैं वो सारी चीजें अब बाहर आ चुकी हैं। लेकिन कितनी मजबूती के साथ वहां से बाहर कांग्रेस निकली है ये देखना होगा। वैसे कांग्रेस खुद को मजबूत करने के साथ बीजेपी की कमजोर कड़ियां तलाशने की भी कांग्रेस को जरूरत है। पिछले 8 सालों से सत्ता पर बैठी बीजेपी ने अपने शासन में हजारों गलतियां की हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस उन गलतियों को जनता के सामने इस तरह पेश नहीं कर पाती है जिससे बीजेपी की छवि को धक्का पहुंचे। बल्कि अपनी हर गलती के बाद भी जीत हासिल करती बीजेपी उसे और चमक के साथ पेश करती है। नोटबंदी से लेकर जीएसटी और लॉकडाउन तक के विध्वंसक फैसले देश के सामने उदाहरण हैं, आप सबने देखा है। बीजेपी जानती है कि इन गलतियों के बावजूद धर्म के नाम पर वो वोटर को बरगला लेगी। लेकिन अब अयोध्या में भी बहुत कुछ होने जा रहा है, इसलिए अब अयोध्या के बाद काशी की बारी भी आ गई है। आइए जरा देखते हैं इस रिपोर्ट को। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर देवी श्रृंगार गौरी की छवि बनी हुई है। यहाँ रोजाना प्रवेश को बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित कर दिया गया था। मस्जिद के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और देवी की पूजा के लिए केवल चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन निर्धारित कर दिया गया था। लेकिन राखी सिंह समेत 5 महिलाओं ने एक अदालत में प्रकरण दायर कर मांग की है कि उसे मस्जिद में नियमित रूप से श्रृंगार गौरी, हनुमान और गणेश की पूजा और अन्य धार्मिक कर्मकांड करने की अनुमति दी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया है। इस सर्वे का विरोध भी हुआ, लेकिन फिर भी सर्वे का काम हुआ है। आपको बता दूं कि सन 1991 में संसद ने एक कानून पारित किया था जिसके अनुसार बाबरी मस्जिद को छोड़कर अन्य सभी आराधना स्थलों को 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बनाए रखा जाना था। इसका मतलब यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में जो जैसा है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए, मगर अब आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ दिनों पहले ताजमहल को भी हिंदू मंदिर साबित करने की कोशिशों ने एक बार फिर जोर पकड़ा था और उसके 22 कमरों को खुलवाने की याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि ताजमहल के मामले में याचिकाकर्ताओं को कोर्ट ने पढ़ने और शोध करने की नसीहत दी है। इधर कुतुब मीनार पर भी हिंदूवादियों की नजर है और उसके साथ मदरसों में राष्ट्रगान जैसे बीजेपी सरकार के फैसले बता रहे हैं कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। किस तरह देश में जबरन हिंदू मुस्लिम का माहौल खड़ा किया जा रहा है, जबकि बरसों से मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान के साथ मस्जिद की दीवार लगी हुई है। काशी में बाबा विश्वनाथ के साथ ज्ञानवापी मस्जिद में इबादत होती रही है और इसके बावजूद हिंदुत्व कभी खतरे में नहीं आया। लेकिन बीजेपी के आते ही हिंदुत्व को और हिंदू धर्म मानने वालों को खतरा दिखाई देने लगा, क्योंकि उसे चुनाव जीतने हैं। तो देश में अनाज का संकट है, गेहूं भी अब महंगा हो गया है, जिस वजह से वाकई रोटी के लाले पड़ने वाले हैं। देश की राजधानी में आग लगने के कारण 28 लोगों की अकाल मौत हो गई। लोगों के पास रोजगार नहीं है। युवा पेपर लीक के कारण परीक्षा में भविष्य से निराश होते जा रहे हैं। डॉलर की कीमत के मुकाबले रुपया काफी नीचे गिर गया है। जीवन में मुसीबतें पहले से अधिक बढ़ गई हैं और आम लोग अब भी केवल ऊपर वाले की मेहरबानी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस बीजेपी को सत्ता सौंपी है उसे लोगों की रोजमर्रा की तकलीफों से कोई वास्ता ही नहीं है। वो जानती है कि कैसे धर्म का बखेड़ा खड़ा करके जीतना है, चुनाव जीतना है। इसीलिए असल मुद्दों पर चर्चा की जगह किस इमारत के नीचे क्या रखा हुआ है, इसे सबसे अहम मुद्दा बना दिया गया है। वैसे तो जिस देश की सभ्यता हजारों साल पुरानी हो, वहां एक के ऊपर दूसरे अवशेष मिलेंगे ही, तो कहां तक खुदाई की जाएगी और किस हद तक तोड़ फोड़ की जाएगी, ये सब आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। खैर, अब चुनौती कांग्रेस के सामने है कि वो भी बीजेपी के हिंदुत्व के जवाब में हिंदुत्व की राजनीति करे या फिर लोगों के सामने नई राह बनाए। उदयपुर चिंतन शिविर में इस मसले पर भी चर्चा की गई है। आइए जरा देखते हैं। देश में जोर पकड़ती हिंदुत्व की राजनीति के बीच उदयपुर में कांग्रेस के सामने एक सवाल यह भी था कि वो धर्म की राजनीति में खुद को उलझाए या फिर इस जाल से खुद को मुक्त कर ले।
कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के इतने आरोप लग चुके हैं कि उन्हें गलत साबित करने के लिए कांग्रेस नेताओं ने भी मंत्र बोलना, जनेऊ पहनना या मंदिर मठों में पूजा पाठ का सिलसिला बना लिया था। व्यक्तिगत तौर पर कोई नेता किसी की पूजा करे कोई फर्क नहीं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उसे क्या करना चाहिए इसकी मिसाल देश के सामने आनी चाहिए। इसीलिए कांग्रेस के सामने ये बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह आरएसएस और बीजेपी की राजनीतिक सोच का विकल्प देश के सामने रखे। खबर ये भी है कि कांग्रेस ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसके मुताबिक कहा गया है कि कांग्रेस को हिंदुत्व के नैरेटिव में ना फंसकर उससे अलग विकल्प देना चाहिए और उस दिशा में राजनीतिक संघर्ष आगे बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस को धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समानता और संविधान के मूल्यों को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए और सभी धर्मों के प्रति तटस्थ दृष्टिकोण रखना चाहिए। कांग्रेस को धार्मिक उन्माद के खिलाफ मजबूत टक्कर देनी चाहिए और इसके लिए नेहरू, गांधी, पटेल, मौलाना आजाद और बोस के बताए रास्तों पर चलना चाहिए। तो कांग्रेस ने अगर हिंदुत्व का मुकाबला करने का मन बना लिया है तो ये न केवल कांग्रेस बल्कि देश के भविष्य के लिए भी अच्छा साबित होगा, क्योंकि मंदिर और मस्जिद के झगड़े में उलझकर देश को सदियों पीछे धकेल दिया गया है। हम फिर से मध्ययुगीन मानसिकता वाला समाज बन चुके हैं, जहां कमजोरों का शोषण होता है और बलशाली अपने लिए सारे अच्छे मौके रख लेता है। अब धर्मांध लोगों के ऐसे अच्छे दिन आ गए हैं दोस्तों कि हर चीज में धर्म का तड़का लगाया जा सकता है। हमारी भाषा, खान पान, पहनावा, यहां तक कि रंग और इमारतें, सड़कें और शहर तक धर्म के संकुचित नजरिए से देखे जाने लगे हैं। बीजेपी की इस ओछी राजनीति की काट कांग्रेस को अपने मजबूत इरादों से ढूंढनी ही पड़ेगी, तभी देश के अच्छे दिन आएंगे। खैर, शायर रजी रजीउद्दीन ने ठीक ही फरमाया है कि उसका जलवा दिखाई देता है, उसका जलवा दिखाई देता है सारे चेहरों पे सब किताबों में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।